हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 11वां भाग। अगर आपने कहानी के पिछले 10 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सविता अपनी आंखें बंद करने के बाद ही तुरंत खोली, क्योंकि उसे अपने हाथ पर देव की पकड़ महसूस हुई। देव उसके हाथ को हल्का सा दबा रहा था, जैसे उसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। देव, अब तुम्हें भी घर वापस चले जाना चाहिए, सविता ने धीरे से कहा जब वह दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? देव ने पूछा। नहीं, सविता ने भी सच्चाई से जवाब दिया। पर तो किसी और बात से फर्क नहीं पड़ता, देव ने सविता की बात को काटते हुए कहा। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक कि तुम मुझे खुद जाने को नहीं कहती। सविता ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत इमोशनल फील कर रही थी। उसे भी उसकी और उसके साथ की जरूरत थी। वह थोड़ा सेल्फिश होने लगी थी। जब वह दोनों गाड़ी में बैठ गए तब देव ने गाड़ी प्रजापति मेंशन की तरफ बढ़ा दी। सविता ने देव की तरफ देखा जो गाड़ी चला रहा था। सविता को नहीं पता था कि देव किस तरह रिएक्ट करेगा। कहीं वह उससे नाराज न हो जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने देव से पूछा, क्या हम कॉटेज चल सकते हैं? देव की आंखें हैरानी से फैल गई और अनकहे एहसास उमड़ पड़े। एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई दी, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करके उसने हाँ में सिर हिला दिया। सविता कॉटेज में ही बेड पर उस आदमी की बाहों में सुकून से लेटी हुई थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी। उसकी बाहों में उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे हर जगह से भी कंफर्ट महसूस हो रहा था, जिस जगह पर आकर वह अपनी चिंताएं, जिम्मेदारियां और परेशानियां सब भुला दिया करती थी। वह वहाँ यह होती थी जो असल में वह थी। देव काफी देर तक चुपचाप लेटा हुआ था, सविता को थामे हुए। वह अपनी सोच में गुम था। जब उसने महसूस किया कि सविता की नज़रें उस पर है तो उसने भी सविता की तरफ देखा। मैं तुमसे कुछ पूछूं? देव ने पूछा। सविता ने हाँ में सिर हिला दिया। सविता उसके चेहरे पर तरफ देख पा रही थी। क्या उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी जब तुम उस लड़के के साथ भागी थी 7 साल पहले? देव ने पूछा। हाँ, सविता ने आराम से जवाब दिया। यह सुनते ही देव को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आई एम सॉरी बेबी, देव ने कहा। मेरी वजह से तुमने 2 ऐसे लोगों को खो दिया जिससे तुम प्यार करती थी। नहीं, ऐसा नहीं है देव, सविता ने देव का हाथ पकड़कर कहा। देव के स्पर्श मात्र से ही सविता को तुरंत कंफर्ट महसूस होता था और वह उम्मीद कर रही थी कि उसके स्पर्श से देव को भी ऐसा ही लगता होगा। उसने उसकी तरफ आंखों में देखा। मैंने अब रियलाइज किया है कि जो भी राघव के साथ था वह बस कुछ वक्त के लिए लगाव था, पर प्यार नहीं। उससे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि उसके साथ भागने के बाद मैं इस जालिम दुनिया से दूर चली जाऊंगी और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। सविता ने अपने एक हाथ देव के गाल पर रख दिया। मैंने तुम्हारी वजह से अपना बेटा नहीं खोया है। मैंने उसे इसलिए खोया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत स्ट्रेस में रहती थी। तुम बस उसमें इन्वॉल्व थे। जब मैं पहली बार भागी थी, उसके बाद मैंने कई बार भागने की कोशिश की और हर बार मुझे पकड़कर वापस ले जाया जाता था। मुझे नफरत होती थी उस जगह से। मैं अपने बच्चे को उस नर्क में पैदा नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे वैसी जिंदगी देना चाहती थी जो मैंने सही। सविता ने अब देव पर से अपनी नजरें हटा ली। वह अपने दिमाग में चल रही बहुत सारी बातों को आवाज देना चाहती थी, अपना मन हल्का करना चाहती थी। शायद मेरा बेटा इसलिए मर गया क्योंकि वह जान गया था कि मैं उसे इस बेरहम दुनिया में लाना चाहती हूँ। सविता ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चे को कितना चाहती थी। तुम पिछले 6 सालों से अपने बच्चे को लगातार ढूंढ रही थी और उसकी सुरक्षा के लिए जो तुमसे बन पड़ा वह तुमने किया। जैसे ही देव ने यह कहा, सविता की आंखों से फिर से आंसू बरस पड़े। उसने अपने हाथ देव के ऊपर ले जाते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर रोने लगी। वह उसे लिपटी हुई अपने मन को हल्का कर रही थी। रोते रोते उसने महसूस किया देव उसकी पीठ को सहला रहा है और उसे कंफर्ट महसूस कराने के लिए उसके कान में धीरे धीरे कुछ बोले जा रहा है। कुछ देर बाद जब उसका मन हल्का हो गया और रोना बंद हो गया तो उसने अपने आंसू पोंछे और सिर उठाकर देव के चेहरे की तरफ देखा। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आई एम सॉरी, इट्स ओके। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो। सविता, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है उस इंसान के पास जाना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? सविता ने हैरत से पूछा। ऑफ कोर्स आई लव यू, देव ने सविता की आंखों में देखते हुए कहा और सविता मन में सोचने लगी कि उसने देव पर डाउट किया।
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मेरे लिए अच्छा बड़ा किंतु परंतु नहीं है, तुम हो बस, तुम ही हो मेरे लिए, देव ने प्यार से कहा। यह सुनते ही सविता का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम्हारा सेनानी से रिश्ते का क्या? सविता ने पूछा। तुम तो नर्मदा सेनानी से शादी करने वाले थे ना? नहीं, मैं उसे शादी नहीं कर रहा, देव ने जवाब दिया। तुम्हें वीना और सहाना की इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब मैंने तुम्हें कॉल किया था, उससे पहले ही मैं अपना मन बना चुका था कि उससे शादी नहीं करूंगा। एक उम्मीद सविता के मन में जाग उठी कि वह किसी और के साथ कमिटेड नहीं है। उसने देव को अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू सो मच एंड मिस्ड यू, सविता ने कहा। उसने अपने तड़पते होठों को देव के होठों की तरफ बढ़ा दिए और बड़ी शिद्दत से उसे चूमना शुरू कर दिया। देव भी उसे चूमने लगा। काफी देर बाद जब दोनों की होठ एक दूसरे के होठों से अलग हुए तो देव उसे इमोशनली देखने लगा। तुम्हारी शादी का क्या? क्या तुम अभी भी रेवंत सेनानी से शादी कर रही हो? देव ने पूछा। नहीं, सविता ने जवाब दिया, मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ दिन पहले ही उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। एक मुस्कुराहट खिल उठी देव के चेहरे पर और उसने सविता पर पूरा हक जताते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसे वापस चूमने लगा। देव ने कहा, मैं अब हमारे बीच किसी को आने नहीं देना चाहता। सविता थोड़ा हिचकिचाने लगी। उसे इस बात का तो बिल्कुल डाउट नहीं था कि देव उसे प्यार नहीं करता है, पर वह खुद उसे प्यार नहीं करती। पर शायद अगर देव की जगह कोई और इंसान होता तो वह इतना नहीं सोचती उसे शादी करने में। एक बार को तो वह अभय सिंघम से भी शादी करना चाहती थी ताकि उसे सिंघम पावर मिल जाए और वह अपनी बेटी को ढूंढ सके। पर वह इस बात के लिए भी तैयार थी कि सच्चाई पता लगने के बाद उसका हस्बैंड क्या करेगा उसके साथ। और तो और जब एक सिंघम को सच्चाई का पता चलेगा उसके पास्ट के बारे में और उसके बेटे के बारे में, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि सिंघम का एक रूल है, वह कभी डिवोर्स नहीं देते। वह डिवोर्स जैसे चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। पर अब जब उसके पास्ट के बारे में सिंघम को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका बच्चा रहा ही नहीं, तो भी वह देव के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि भविष्य में कभी जब सिंघम को सविता के पास्ट के बारे में पता चलेगा तो वह उसे बाहर फेंक देंगे, या हो सकता है देव उसका साथ दे। वह देव का साथ चाहती थी, लेकिन इस बात पर नहीं कि देव को उसके अपनों से अलग होना पड़े। देव, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, पर हमें इसके लिए शादी। उसकी बातों का मतलब समझते ही देव की भौहें सिकुड़ गई। यह तुम क्या कह रही हो सविता? सविता ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसे कुछ संदेह होने लगा कि देव उस पर अब गुस्सा करने वाला है। हमारा ब्रेकअप होने से पहले मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने पास्ट और सहाना के बारे में भी बताना चाहती थी, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मुझे मेरे पास्ट के साथ एक्सेप्ट कर लोगे। पर फिर भी मैं शादी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास्ट की वजह से। देव, सविता ने दोबारा कहा। मैं किसी और आदमी के साथ थी देव, मेरा एक बच्चा भी रह चुका है। और सिंघम, देव ने उसे करीब खींच लिया और आगे बोलने से रोक दिया। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। यू आर रॉन्ग, मैं तुम्हारा पास्ट इग्नोर नहीं कर सकता और ना ही कोशिश करूंगा, देव ने कहा, जिससे सविता का मन मचलने लगा। उसे पेट में हल्की गुदगुदी जैसा महसूस होने लगा सुनकर, और फिर एक मुस्कुराहट देव के चेहरे पर आई जिसने सविता की बेचैनी को दूर कर दिया। मैं तुम्हारे अतीत को तुमसे दूर करके प्यार नहीं करता सविता, मैं तुम्हारे पास्ट के साथ तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी तुमसे जुड़ा है उस सब से प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की नज़रों में बीबी बनने की क्राइटेरिया क्या होता है। मेरे लिए मेरी नज़र में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वह तुम होनी चाहिए, सिर्फ तुम। सविता मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अभी वह डाउट था। सिर्फ एक वजह नहीं है देव, सविता ने कहा। जब हम अलग हुए थे मेरे पास बहुत समय होता था सोचने के लिए। मैंने खुद से यह जानने की कोशिश की, मैंने ऐसा क्यों किया, सविता ने कबूल करते हुए कहा। हम जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि आगे यह रिश्ता कितना सफल होगा। तुम्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हर वक्त तुम्हारी साइड रहे। ऐसा कोई जिसके पास कोई दूसरी जिम्मेदारियां ना हो, जैसा मेरे पास है। मुझे अपने लोगों का साथ देना ही है और तुम्हें अपनी कंपनियां चलानी है। मुझे नहीं लग रहा। नहीं सविता, देव ने कहा, मुझसे कभी मत कहना खुद से दूर जाने के लिए। मैं नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि यह काम दोबारा करूँ, देव ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा।
और उसकी आंखों में देखने लगा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये कहते हुए देव उसे ऐसे बाहों में भर लिया जैसे वह डर गया हो कि सविता उसे दूर जाने की कोशिश कर रही है या फिर एक साथ ना रहने के लिए मन बना रही है। सविता जानती थी कि दोनों का साथ रहना कोई आसान काम नहीं था, पर उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जो देव से बढ़कर था। मुश्किल भरी जिंदगी की एक अच्छी बात होती है कि अगर हम मुश्किलों को खत्म ना कर पाए तो कम से कम उन मुश्किलों को कम करना सिखा देती है। सविता उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, जिस चेहरे पर उसे डर, चिंता और प्यार तीनों ही एक साथ नजर आ रहे थे। सविता ने अपना एक हाथ देव के सीने पर दिल की जगह पर रखा। ओके, आई विल मैरी यू नाउ, सविता ने प्यार से उसे डिमांड किया। देव के दिल की धड़कन तेज हो गई। सविता के हाथ के नीचे उसके दिल को अब जाकर सुकून मिला था। उसे अब जाकर कुछ तसल्ली हुई थी कि सविता उसकी है, और साथ ही साथ उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास भी उमड़ पड़ा था। सविता ने देव की गर्माहट को महसूस किया, क्योंकि देव जल्दी से वापस उसके ऊपर आ गया था। अभी सविता ने अपनी कर्कश भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। वह उसे अब अपने अंदर तक महसूस करना चाहती थी। देव उसके होठों को वापस चूमने लगा और अपने हाथों से उसकी कमर पकड़ ली। दोनों के ही शरीर पर इस वक्त आग लगी हुई थी। वह सविता को प्यार करने लगा। देव की आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। इस मोमेंट पर उसे सब कुछ सही लग रहा था, जबकि रियलिटी में कुछ सही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मैं अपने घर पर आ गया हूँ, देव ने फुसफुसाते हुए कहा और सविता के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। जल्दी ही सविता उस आदमी में खो गई जिससे वह प्यार करती थी। जब कभी भी वह साथ होते थे तो देव हमेशा ही उससे पूछता था कि वह उसकी है, और हर बार वह इनकार कर देती थी। पर अब नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, सविता ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। सविता ने देव को उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया और किस करना शुरू कर दिया। तुम बताओ, क्या तुम मेरे हो? सविता ने भी उससे वापस सवाल किया। मैं तुम्हारा ही हूँ, हमेशा से हमेशा के लिए, देव ने जवाब दिया। देव हल्का सा हिला जब उसने अपने फोन की घंटी की आवाज़ सुनी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और सामने उसकी खूबसूरत जिंदगी थी। सविता प्रजापति फाइनली उसकी बाहों में चैन से सोई हुई थी। सविता भी फोन की आवाज़ से उठ गई, क्योंकि फोन लगातार बजे जा रहा था। देव ने प्यार से सविता के माथे पर चूम लिया, फिर वह झुककर अपना फोन उठाने लगा। देव, इन्वेस्टिगेटर की आवाज़ देव के कानों में पड़ी तो उसकी आंखों में जो नींद थी वह उसकी आवाज़ सुनते ही उड़ गई। क्या हुआ? देव ने पूछा। मैंने आपको कॉल यह बताने के लिए किया है कि वह पादरी मिल गया है। वह अभी सिंघम राज्य के रास्ते में है। उससे डायरेक्ट बात मत करना, पहले मैं बात करूंगा उससे, देव ने कहा और फोन कट कर दिया। क्या हुआ? सविता ने नींद में ही पूछा। देव सविता की तरफ पलटा और देखा कि सविता की आंखों में फिक्र नजर आ रही थी। जो आदमी जिसे हमने अपने माँ और पापा के साथ मरा हुआ समझ लिया था उस मंदिर हत्याकांड में, वह जिंदा है। देव ने उसे पूरी बात बताई और राइडू के बारे में बताया। उसे बताया कि राइडू, जो लगभग मार ही दिया गया, वह इस वक्त कोमा में है। उसने उसे उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। उसने उस पादरी के बारे में बताया जो सविता के दादाजी के अंतिम संस्कार में मिला था। उसने उस दूसरे पादरी के बारे में बताया जिसे वह ढूंढ रहे थे। फाइनली वह मिल गया है। सविता सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। तुम्हें अभी जाना चाहिए देव, सविता ने कहा। तुम भी मेरे साथ चलो, देव ने कहा। वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं, मुझे अभी घर जाना है, मुझे अपना काम वापस संभालना है, क्योंकि अब संजय चला गया है तो मुझे बहुत सारे पेंडिंग काम करने होंगे। मुझे फोन करना जब फ्री होगे। देव उसे संदेह भरी नजरों से देख रहा था। मैं ठीक हूँ देव, प्लीज जाओ, सविता ने उसे इंसिस्ट किया। देव ने उसके होठों पर हल्का सा चूम लिया। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस, देव ने कहा। देव ने सैमुअल मैथ्यू से मिलने के लिए चर्च में जाने से पहले सविता को प्रजापति मेंशन छोड़ दिया। देव और अभय इस वक्त चर्च में सैमुअल मैथ्यू के सामने बैठे हुए थे। वह पादरी लंबी यात्रा के बाद लौटा था, इसलिए थोड़ा थका हुआ था, पर फिर भी उनसे बात करने के लिए तैयार हो गया था। आई एम सॉरी फादर, इस तरह से आपसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभय ने कहा। इट्स ओके माय सन, मुझे आप लोगों की मदद करने में ज़्यादा खुशी है, फादर ने कहा। फादर, हमें एक इंसान के बारे में जानकारी चाहिए जो तकरीबन 20 साल पहले यहाँ से भाग गया था, अभय ने राइडू की पिक्चर दिखाते हुए पूछा। क्या आप इसे पहचानते हैं? सैमुअल मैथ्यू ने कुछ पल देखने के बाद ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। यस माय सन, मैंने ही तो इसे इसका धर्म बदलने में मदद की थी। यह अपना धर्म क्रिश्चियन में बदलना चाहता था।
उसने तो अपना नाम भी मेरे नाम पर रख लिया था, मुझे आभार व्यक्त करने के लिए, पादरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उस बच्चे का भी धर्म बदला था जो इसके साथ था। कुछ पल शांति पसर गई। देव के अंदर सब कुछ ठंडा पड़ने लगा। वह बस फ्रिज जैसा हो गया। उसने महसूस किया कि अभय की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। हमें तो पता ही नहीं कि उसका एक बेटा भी था, अभय ने अपनी कैजुअल टोन में कहा। उसके बेटे की उम्र क्या रही होगी उस वक्त? उसका बेटा नहीं था, पादरी ने जवाब दिया। वह एक अनाथ बच्चा था जो कि अपने परिवार से बिछड़ गया था और उसे वह अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा था क्योंकि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हिंसक माहौल बना हुआ था। इसलिए मैंने उसे कुछ दूसरे अनाथ आश्रम के नाम बताए जो यहाँ से कुछ दूरी पर है। उस लड़के की उम्र क्या थी? देव ने पूछा। मुझे पक्का यकीन नहीं है, यह तो 20 साल पुरानी बात है। शायद 7 से 8 साल का रहा होगा, पादरी ने जवाब दिया। राणा उस वक्त 5 साल का था जब उस मंदिर हत्याकांड में वह मर गया था। पर जैसा कि बाकी के सभी मर्द थे उस फैमिली में, राणा भी लंबा बच्चा था जो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखता था, लंबाई की वजह से। वैसे तो वह उस वक्त 5 साल का था, लेकिन देखने में कोई भी उसे 7 या 8 साल का कह सकता था। अगर हम उस बच्चे की फोटो आपको दिखाएं तो क्या आप उसे पहचान जाएंगे? अभय ने पूछा। वह बच्चा उस वक्त डरा हुआ था। वह ज़्यादातर राइडू से चिपका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा पहचानने की। हम वापस आते हैं पिक्चर लेकर फादर। तब तक आप हमें उन अनाथ आश्रम की डिटेल्स दे दीजिए जिसके नाम आपने सैमुअल को बताए थे, अभय ने फिर पूछा। बिल्कुल, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने उस वक्त उसे कौन से अनाथ आश्रम की जानकारी दी थी। ऐसे मैं वह कई नाम बता सकता हूँ जिससे मदद हो सकती है। शायद उस वक्त भी यही नाम बताए हों। आप लोगों को ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कोई बात नहीं फादर, अब बताइए, अभय ने कहा। जब तक अभय फादर से पूछ पूछ कर उन अनाथ आश्रम की लिस्ट बना रहा था, साथ ही उनकी लोकेशन भी लिख रहा था, तब तक देव बिल्कुल चुप बैठा था। उसका दिल उसे चीख कर कह रहा था कि वह उसका छोटा भाई ही है, पर देव यह भी जानता था वैसे यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की जली हुई लाश देखी थी अपनी माँ की लाश के पास। पर जैसा कि उसके माँ बाप की और उसके चाचा की लाशें पहचानी जा सकती थी, उसके छोटे भाई राणा की लाश इतनी जली हुई थी कि पहचानना मुश्किल था। अगर राणा उस हत्याकांड से पहले ही भाग गया हो तो रायडू के पास जो बच्चा था, अगर वह राणा ही निकला तो। दोनों भाई सिंघम मेंशन के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में दोनों ही बिल्कुल चुपचाप थे। देव जो सोच रहा था वह अभय को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वह बच्चा राणा नहीं निकला तो जो उम्मीद बंधी हुई थी मन में वह पूरी तरह टूट जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि वह पहले पूरी तरह से अच्छे से छानबीन करेगा। अगर राणा ही वह बच्चा निकला तो ही वह अभय को बताएगा। वह जानता था कि उसने आज तक एक बात उससे छुपा कर रखी थी। देव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अभय। जब अभय ने देव की तरफ देखा तो देव उसे वह सीक्रेट बताने लगा जो उसने इतने साल तक उससे छुपा कर रखी थी। मैं उस मंदिर में वही मौजूद था जब उस रात हत्याकांड हुआ था। उस हिंसा के बाद मैं वहां पहुंचा था। मैंने अपनी आंखों से माँ और पापा की लाशें देखी थी। राणा और चाचा जी की भी। अभय तो भौचक्का ही रह गया, लेकिन उसने बीच में कोई सवाल पूछकर देव को डिस्टर्ब नहीं किया। वह चुपचाप देव की बात सुन रहा था। देव उस वक्त 7 साल का था जब उसने यह सब देखा था। देव ने 7 साल की उम्र में जो देखा था उसे हर एक चीज याद थी और उसने सब अभय को बता दिया। इसी वजह से तुम मंदिर नहीं जाते? अभय ने प्यार से पूछा। वह तुम्हें उसकी याद दिलाती है जो भी तुमने देखा था? देव ने हाँ में सिर हिला दिया। अगर वह बच्चा राणा निकला तो क्या होगा? देव, अगर राइडू की तरह ही राणा भी जिंदा निकला तो, जिसे हमने इतने सालों से मरा हुआ समझ लिया था। मैं दिल से चाहता हूँ कि यही सच हो, अभय ने देव से कहा। 2 घंटे बाद वह दोनों वापस उस पादरी के पास पहुंच गए थे। राणा ने एक पुरानी पिक्चर लेकर जो उस हत्याकांड से एक दिन पहले ही खींची गई थी। पादरी बड़े ध्यान से उस पिक्चर को देख रहे थे और पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यह वही है जो बच्चा उन्होंने सैमुअल के साथ देखा था। मैं ठीक से तो नहीं बता सकता, लेकिन यह बच्चा वही लग रहा है। जैसा मैंने पहले कहा था कि वह बच्चा बहुत डरा हुआ था और पूरे टाइम सैमुअल से चिपका हुआ था और उन्हें ठीक से याद नहीं है, लेकिन वह बच्चा राणा ही लग रहा है। तो भी एक उम्मीद देव के मन में जाग उठी। घर वापस जाते वक्त भी देव बस अपने छोटे भाई 5 साल के राणा की पिक्चर को ही देखे जा रहा था। देव ने याद किया कि कैसे बचपन में वह और राणा एक दूसरे के साथ खेलते थे और कितनी खुराफाती करते थे। दोनों ही बचपन में बहुत बदमाश थे और बहुत मस्ती किया करते थे।
जबकि अभय थोड़ा सीरियस बच्चा था। वह कम बात करता था और ज़्यादा समय बुक्स पढ़ने में बिताता था। राना और देव लंदन में अपनी दादी से सुनी हुई किस्से और कहानियों को दोहराते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। देव 20 साल पुराने अपने भाई की मीठी यादों को याद कर रहा था। वह जानता था कि उसका दिल अभी और दुखेगा और निराशा भी होगी अगर उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया तो। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने अभय की तरफ देखा। मैं अपनी टीम को राना की फ़ोटो भेज देता हूँ, वो अपनी टेक्नोलॉजी से चेक करके बता देंगे कि राना 20 साल बाद अब किस तरह का दिख रहा होगा। हमें उसे ढूंढने में इससे मदद मिलेगी। आज सविता अपने पापा को याद कर रही थी। बचपन में वह अपने पापा से पूछती थी, आप यह लेटर्स किसको भेज रहे हैं पापा? सविता ने पूछा। एक परी को जो यहाँ से बहुत दूर रहती है गुड़िया, हर्षवर्धन प्रजापति ने जवाब दिया। वह कहाँ रहती है? एक ऐसी जगह जिसे लंदन कहते हैं। क्या वह सुंदर है? हाँ, वह सुंदर है, मेरी माँ से भी ज़्यादा। नहीं गुड़िया, मैंने आज तक तुम्हारी माँ जितनी सुंदर औरत कभी नहीं देखी, और तुम बिल्कुल उनकी तरह ही बहुत सुंदर हो। सविता नीलांबरी के कमरे में खड़ी थी, अपनी बुआ से रिलेटेड कोई क्लू ढूंढने के लिए। वह दीवार पर लगी उन लेटर्स को देख रही थी। उन्हें देखकर उसे याद आया कि उसके पापा भी किसी को लेटर लिखते थे। अब वह जान गई थी कि उसके पापा वह लेटर्स लंदन भेजते थे, जहां सालों पहले अरुंधति सिंघम रहती थी। उसने तुरंत देव को कॉल लगा दिया। सविता, देव ने कहा, क्या सब ठीक है? सविता को कुछ शोर भी सुनाई दे रहा था फ़ोन पर, जैसे देव कहीं बाहर हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस यह कहने के लिए फ़ोन किया है कि अनिका सही थी। मेरे पापा ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मुझे अभी याद आया है कि मेरे पापा उन्हें लंदन में लेटर लिखा करते थे। वह जब भी उनके बारे में बात करते थे तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बात करते थे। देव कुछ पल चुप रहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि यही सच हो, देव ने कहा। बहुत कुछ झूठ फैला हुआ है हमारे लोगों में, और हम जल्दी ही उससे पर्दा हटा देंगे बेबी। देव ने उसे बताया कि इस पादरी ने उसे क्या कहा है। और अब देव और अभय को क्या लगता है? सविता तो दंग ही रह गई थी सुनकर। अगर मेरे इन्वेस्टिगेटर से कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। थैंक्स बेबी, पर अभी के लिए मैं और अभय ने सब संभाल लिया है। बस तुम अनिका का ध्यान रखना, क्योंकि नीलांबरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वह कहाँ है, इसलिए हमें अनिका की सेफ्टी की चिंता हो रही है। अनिका कहाँ है? वह इस वक्त अरुंधति हॉस्पिटल में है। वह उन डॉक्टर के साथ है जो राइडू का केस देख रहे हैं। मैं उसके पास जाती हूँ और उसे अपने साथ ले आऊँगी। वह तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक तुम दोनों वापस नहीं आ जाते। थैंक यू। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू, सविता ने प्यार से कहा और फ़ोन कट कर दिया। सविता को आजकल के न्यू कपल्स की तरह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आता था। वह दिखावा करना भी नहीं जानती थी, लेकिन उसका प्यार देव के लिए इतना गहरा हो चुका था कि उसके लिए आई लव यू अपने आप ही उसके मुंह से निकलता था। उसने ध्रुव को फ़ोन किया। मैं चाहती हूँ कि तुम संजय की जगह ले लो। जब तक कि हमें कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता, संजय का काम नए आदमी के आने तक अब से तुम ही करोगे। ध्रुव ने हाँ कर दिया। मैं अपनी कजन से मिलने जा रही हूँ, उसे अपने साथ वापस लेकर आऊँगी। मेरे लिए सिक्योरिटी और गाड़ी का इंतजाम कर दो। सविता अरुंधति हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी, जहाँ अनिका टेम्परेरी रह रही थी। मैं ठीक हूँ सविता। अभय और देव मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। नीलांबरी चली गई है अनिका। अनिका की भौहें सिकुड़ गई। चली गई? तुम क्या कहना चाहती हो? सविता ने उसे बताया कि इन बीते 2 दिनों में क्या क्या हुआ है। नीलांबरी जानती थी कि वह एक दिन पकड़ी जाएगी। जब तक कि उसे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चला था, तब तक उसे तुमसे खतरा नहीं था। वह जानती थी कि तुम अतीत को कुरेदकर बाहर निकालोगी, और अब वह यह भी जानती है कि देव ने मेरी मदद की है वीना और सहाना को ढूंढने में। उसे हर पल की खबर मिलती रहती होगी, और अब तक की भी सारी जानकारी उसे मिल चुकी होगी। उसके इन्वेस्टिगेटर से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे राइडू के बारे में सब पता होगा, और उसने ही उसे मारने के लिए वह प्रोफेशनल किलर भेजे होंगे। नहीं, मैं श्योर हूँ कि उसे राइडू के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, सविता ने कहा। अगर उसे पता होता तो वह दोबारा अटैक करवाती राइडू पर। मैंने अपने आदमियों से भी उसके बारे में कुछ सुना है। अनिका ने फिर अपनी भौहें सिकुड़ ली। अगर नीलांबरी ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? तो फिर राइडू को किसने मरवाने की कोशिश की होगी? मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जब तक कि देव और तुम्हारा हस्बैंड वापस नहीं आ जाते। मैं नहीं आ सकती सविता, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है शहर में।
किसी दूसरे डॉक्टर के साथ। वह दूसरे देशों में जाते रहते हैं पेशेंट को देखने, और अब बीच में ही वापस आ रहे हैं हमारी मदद के लिए। मेरी मीटिंग शाम को है। सविता नहीं चाहती थी कि अनिका अकेली इतनी दूर शहर जाए। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सविता ने अनिका से कहा। इसके बाद सविता अनिका के साथ शहर चली गई। जब तक वह वहां पहुंचे दोपहर लगभग बीत चुकी थी और शाम होने वाली थी। अभी 2 घंटे लगेंगे डॉक्टर बत्रा की फ्लाइट लैंड होने में। तब तक हम दोनों लंच कर लेते हैं, अनिका ने सजेस्ट किया। सविता ने अपने आदमियों से सिंघम के बॉडीगार्ड के साथ अंदर रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहा और चेक करने की कि अंदर सब ठीक है कि नहीं, वह जगह उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। 20 मिनट बाद वह वापस आए और उनमें से एक ने कहा सब क्लियर है। लंच के दौरान भी अनिका उससे बातें करती रही। एक समय पर उसने एक ही बड़ा मुश्किल सा टॉपिक छेड़ दिया था। तुम्हें कैसे पता चला था कि जो बच्चा मिला है वह तुम्हारा नहीं है? सविता ने एक गहरी सांस ली। मुझे बस पता था कि वीना मुझसे सच बोल रही है, और फिर डीएनए रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। आई एम सॉरी, अनिका ने आराम से कहा। सविता ने बस सर हिला दिया। अनिका ने अपनी बातें आगे भी जारी रखी। सविता को थोड़ा अजीब लगता था कि अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करने में, जब तक कि उसने देव से नहीं की थी। लेकिन वह भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं, क्योंकि देव जल्दी ही टॉपिक बदल देता था। वह समझने लगा था कि सविता की पसंद को, उसके स्वभाव को। देव तुमसे बहुत प्यार करता है सविता, मैंने देखा था उसे। वह पागल जैसा हो गया था। वह पूरी तरह से बिखर गया था जब उसे पता चला था कि तुम किसी और से शादी कर रही हो। मुझे पता है, मैं तो और भी ज़्यादा डर गई थी जब उसने सेनानी से रिश्ता जोड़ने के लिए उनका प्रपोजल कंसीडर करने का सोच लिया था। क्या तुमने कभी नर्मदा सेनानी से बात की है? अनिका ने पूछा। नहीं, जब भी मैं अपनी बुआ को लेकर नर्मदा से बात करने के लिए जाती थी तो हमेशा ही नर्मदा कोई ना कोई बहाना बनाकर इधर उधर चली जाती थी, और अक्सर वॉशरूम जाने का बहाना होता था। उसने कभी किसी और सेनानी से कोई खास बात ही नहीं की थी, सिवाय रेवंत सेनानी के, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बदतमीज इंसान है। मुझे तो वह लड़की अजीब लगती है, अनिका ने कहा। क्या हुआ? सविता ने पूछा। वह अनिका के चिल्लाने से एकदम अलर्ट हो गई थी। कुछ नहीं, बस एक स्ट्रॉन्ग किक पड़ा मुझे, अनिका ने पेट पर प्यार से हाथ रखते हुए मुस्कुराहट से कहा। फिर एकदम से वह घबरा सी गई। आई एम सॉरी, अनिका ने कहा। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सविता ने अनिका से कहा। तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सोचना पड़े बोलने से पहले। मैं समझती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं टूट जाऊंगी कि कोई होने वाली माँ अपने बच्चे के बारे में इतनी एक्साइटेड होकर मेरे सामने बात करे। सविता ने एक जुड़ाव महसूस किया था जब अनिका ने उसे उसके बच्चे के किक के बारे में बताया था। उसने याद किया था कि जब उसका बच्चा उसके पेट के अंदर किक मारता था तो वह कितनी एक्साइटेड हो जाती थी। वह जबकि उसकी ज़िंदगी उस वक्त अंधेरे में थी। उसकी बुआ ने उसको कमरे में बंद रखा हुआ था। फिर भी अपने बच्चे के बारे में सोचकर उसने किक और मूवमेंट को महसूस कर वह शांत हो जाया करती थी। पर अब सविता अपने पास्ट में फंसकर रहना नहीं चाहती थी। वह उन यादों को भूलना चाहती थी। उसके लोगों को अब भी उसकी ज़रूरत थी। उसने सोच लिया था कि नीलांबरी को हर हाल में ढूंढ कर रहेगी। या सिंघम की भी मदद करना चाहती थी उस मंदिर हत्याकांड का असली सच जानने में। अनिका अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ, अनिका ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सविता, मेरी बात मानो। अगर तुम एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ रेस्ट रूम तक जाओगी तो तुझे बहुत देर वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो अब। अनिका उसके साथ वॉशरूम तक चलने लगी। अनिका उसके साथ लगातार बातें किए जा रही थी। ओह गॉड, मैंने यह सब कितना मिस किया। काश वहाँ भी मेरे साथ एक सहेली होती जिससे मैं ढेर सारी बातें करती। सिंघम मेंशन में मेरी उम्र के ज़्यादा लोग ही नहीं है, बस एक मालिनी है, लेकिन वह भी काफ़ी सेंसिटिव है। वह भी छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं तो पागल हो जाती हूँ जब उससे बात करती हूँ। अब है, वह ज़्यादा बात नहीं करते। जब भी मेरे साथ होते हैं वह मुझे यह एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और मुझे इतनी देर बैठने से तकलीफ़ होगी। और फिर वह बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि रेस्ट रूम आ चुका था और उसे सविता की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाहर ही इंतज़ार करो, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, सविता ने बॉडीगार्ड से कहा। अंदर जाने के बाद भी अनिका बोलते ही जा रही थी। अनिका अंदर वॉशरूम में जा चुकी थी और सविता वॉशरूम के बाहर रेस्ट रूम में उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ से भी अनिका की बातें चालू थी। बाहर खड़ी सविता उसकी एक्साइटमेंट को सुनकर मुस्कुरा रही थी।
हाथ धोने और सुखाने के बाद सविता अपना फ़ोन चेक करने लगी कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, और अनिका वह अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी। लेकिन बातें चालू थी। अचानक ही अनिका चुप हो गई। आवाज आनी बंद हो गई तो सविता ने अपनी नज़रों को फ़ोन से हटाकर सामने देखा तो वह जम सी गई। 4 आदमी बंदूक लिए अनिका के पीछे खड़े थे और उनमें से एक ने अपनी बंदूक को अनिका के सिर पर तान रखी थी और बाकी के तीनों ने अपनी बंदूक सविता के सिर पर तान रखी थी। सविता उन पर तुरंत हमला करना चाहती थी, पर वह रुक गई क्योंकि अनिका उसे डर से देख रही थी। सविता को तुरंत समझ आ गया था कि वह सेनानी के आदमी है। यह लोग नीलाम्बरी के द्वारा भेजे गए गुंडे नहीं है जो अनिका को मारना चाहेंगे। इनफैक्ट यह तो सविता के लिए आए थे। सविता जानती थी कि वह लोग अनिका को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अनिका से कोई मतलब नहीं था। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चुपचाप हमारे साथ चलो वरना हम अभी के अभी इसे मार देंगे, उनमें से एक आदमी ने कहा। सविता ने अनिका की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और जल्दी ही सिंघम मेंशन पहुंच जाएंगे, बस शांत रहो, ओके। अनिका डर तो बहुत रही थी, लेकिन सविता की बात सुनकर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। मेरे पीछे आओ। अगर बात करने की या किसी को बताने की कोशिश की तो एक आदमी ने सविता को डराते और धमकाते हुए कहा। सविता के गुस्से से मुट्ठी भींच गई। वह बस अपना चाकू निकालने ही वाली थी कि उससे पहले उसने अपने आप को शांत कर लिया और उम्मीद के मुताबिक एक आदमी ने सविता से उसका हैंडबैग छीन लिया और उसकी गन को उससे दूर कर दिया। वह चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। जब बाहर आकर उसने ना तो प्रजापति के बॉडीगार्ड्स दिखे और ना ही सिंघम के बॉडीगार्ड्स दिखे तो उसका शक बढ़ने लगा। किसी ने तो सेनानी को इन्फॉर्म कर दिया था कि अनिका और सविता इस वक्त रेस्ट रूम में है, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने किसी तरह उनके बॉडीगार्ड्स को भी वहां से हटा दिया था। वह आदमी रुक गए जब वह रेस्टोरेंट के बैक साइड पहुंचे तो एसयूवी खड़ी थी जिनके शीशे काले रंग के थे और ड्राइवर ने गाड़ी का इंजन ऑन रखा हुआ था। तभी वह लोग सविता को एक गाड़ी में और अनिका को दूसरी गाड़ी में ले जाने लगे, पर सविता ने विरोध कर दिया। मेरी बहन मेरे साथ एक ही कार में जाएगी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। गन हमारे पास है, हमने तुम्हें किडनैप किया है, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, हम दोनों को एक ही कार में जाने दो तो मैं तुम्हारे साथ चुपचाप बिना आपत्ति के चलूंगी। मेरे से इस पर बहस मत करो, सविता ने धीरे से लेकिन धमकी भरे स्वर में कहा। बाकी के सभी सेनानी के आदमी एक दूसरे को देखने लगे और थोड़े कंफ्यूज्ड होने लगे, लेकिन उनका लीडर वह बिल्कुल घबराया नहीं और कहा, मुझे लगता है कि हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए और जो कहती है वही करना चाहिए। आखिर यह सर की नहीं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, चलो अंदर। उस लीडर के कहते ही उसने अपनी बंदूक को सविता के सर पर रख दिया। बिना वक्त गंवाए सविता ने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और कसकर दबाने लगी। वह आदमी छटपटाने लगा और लगातार स्ट्रगल करते हुए अपने आप को सविता की पकड़ से छुड़ाने लगा, लेकिन सविता जोर से पकड़ी रही। स्टॉप! पास ही खड़ा एक आदमी चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ में ऑर्डर जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था वह सविता से विनती कर रहा है कि उसके साथी को छोड़ दो। सविता लगातार दबाती रही। उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह आदमी नीचे नहीं गिर पड़ा। सविता एकदम पीछे हट गई, उस लीडर के बेजान से परे शरीर के पास से, और फिर बाकी के आदमियों की तरफ घूरकर देखने लगी। इसे दूसरी गाड़ी में बिठाओ और अनिका को मेरे पास लाओ, सविता ने आदेश देते हुए कहा। कुछ पल थोड़ा हिचकिचाने के बाद वह वही करने लगे जो सविता कह रही थी। सविता ने देखा कि अनिका के चेहरे पर थोड़ी राहत भरे भाव थे जब वह उसकी कार में बिठाने के लिए लाई जा रही थी, जिस कार में सविता को बैठने के लिए कहा गया था। जैसा उन्हें कहा गया था वह आदमी सेनानी के जमीन की तरफ चल पड़े थे। कुछ घंटे तक गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही जब तक कि सेनानी का इलाका नहीं आ गया। गाड़ी रुकी एक आलीशान से फार्म हाउस पर। सविता अपनी गहरी नज़रों से ऑब्जर्व कर रही थी। उसने नोटिस किया कि उस फार्म हाउस को बड़े ही खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया था, जैसे कि यहाँ कोई शादी होने वाली है। उसने एक अस्थायी शादी का मंच भी देखा जो सामने बनाया हुआ था। जैसे ही उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाया गया उसने देखा रेवंत सेनानी वह दूल्हे के रूप में सजा हुआ था, और जब रेवंत ने सविता को देखा तो वह किसी उद्देश्य से सविता की तरफ बढ़ने लगा। उसने नज़दीक आकर सविता की ठुड्डी को अपनी 2 उंगली से ऊपर किया और उसके चेहरे को देखने लगा।
सविता ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जबकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रेवंत सेनानी उसे जोर से मारेगा, जैसा कि वह औरतों पर अत्याचार करता आया था। किसने इसे चोट पहुंचाई? रेवंत सेनानी गुस्से से गरजते हुए चिल्लाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, मानो अंगारे बरस रही हो। वहां बिल्कुल शांति पसर गई, कोई कुछ नहीं बोला। मुझे अभी बताओ, वरना मैं सबको जिंदा जला दूंगा। उसका गुस्सा भड़क पड़ा था। सर, जो उन आदमियों के ग्रुप का लीडर था जिसने सविता और अनिका को किडनैप किया था, वह आगे आया। यह बहुत परेशान कर रही थी और हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। बार बार छूटने की कोशिश भी कर रही थी, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता। रेवंत सेनानी ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसने कई सारी गोली उसके शरीर पर दाग दी। इसकी लाश यहाँ से ले जाओ और यह जगह अच्छे से साफ करो। रेवंत सेनानी फिर गरजा। रेवंत सेनानी का आदेश सुनते ही उसके कुछ आदमी इधर उधर भागने लगे और उसके बताए गए काम को पूरा करने लगे। इसी बीच रेवंत सेनानी ने सविता का हाथ पकड़ लिया और उसे मंच की तरफ ले जाने लगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, सविता ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में गंभीरता थी। वह रुक गया और पलटकर सविता को घूरने लगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त। या तो मेरे साथ कोऑपरेट करो या फिर मैं अपने भाई के हत्यारे की बीबी का पेट अपने चाकू से काटकर उसका बच्चा बाहर निकाल दूंगा और फिर उसे सिंघम को भेज दूंगा यादगार के तौर पर। सविता ने अनिका की तरफ देखा, जो डर से अपने हाथ से अपने पेट को ढके हुए खड़ी थी। अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ भी कर दूं, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम इसे और इसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? सविता ने पूछा। मैं जवान देता हूँ, रेवंत सेनानी ने तुरंत जवाब दिया। सविता के लिए रेवंत के प्रॉमिस का कोई मोल नहीं। वह अपने मतलब के लिए कोई भी प्रॉमिस कर सकता है और कोई भी प्रॉमिस तोड़ सकता है, लेकिन इस वक्त उसके पास वाकई में कोई चारा नहीं था। मैं भी तुम्हें जवान देती हूँ, अगर तुम अनिका को सिंघम मेंशन भेज दोगे और जब मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि वह सही सलामत वहाँ पहुँच गई है, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। रेवंत सेनानी की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने सविता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह थप्पड़ इतनी तेज थी कि सविता लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।